एरिस्टोटल, अरस्तु, द ग्रेट यूनानी थिंकर। हम अरस्तु की चर्चा करेंगे, एरिस्टोटल की, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स और जिन्हें इवन फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। राजनीति के पिता, राजनीति विज्ञान के पिता और जीव विज्ञान के भी पिता, अर्थात उनका अध्ययन मल्टी डायमेंशनल था। अरस्तु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय था। ये एथेंस में तो नहीं पैदा हुए थे, मकदूनिया के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और एथेंस में आकर प्लेटो की अकादमी में शिक्षा ग्रहण किए थे और प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो अफलातून थे, अफलातून के रूप में जाने जाते हैं और फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर के रूप में विख्यात हैं, तो अरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिक्स के रूप में। अरस्तु प्लेटो की अपेक्षा आदर्शवादी हैं। प्लेटो जहां पूरी तरह से प्लेटो जहां पूरी तरह से आदर्शवादी हैं और लास्ट में वो सब आइडियल स्टेट की भी बात करने लगे हैं, लेकिन अरस्तु पूरी तरह से यथार्थवादी हैं, व्यवहारवादी हैं। इसलिए अपने गुरु की भी तमाम बातों की इन्होंने आलोचना की है और कुछ बातों की तो कटु आलोचक के रूप में ये उभरे हैं। एरिस्टोटल का महत्व इसलिए है कि उन्होंने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत किया। राजनीति, धर्म से राजनीति जब अलग हुआ था, प्लेटो ने राजनीतिक चिंतन शुरू किया था, दार्शनिक चिंतन शुरू किया था। सभी विद्वानों को दार्शनिक कहा जाता था, लेकिन अब ये न केवल राजनीति अपितु नीति शास्त्र, अलंकार शास्त्र, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सभी विधाओं में इनका अध्ययन था और सभी में इनका चिंतन था। ये प्लेटो कोई आदर्श राज्य की बात नहीं करते, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने शासन प्रणालियां, विभिन्न शासन प्रणालियों का एक चक्र बनाया और उस चक्र में पॉलिटी को, राज्य व्यवस्था को, बल्कि पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी के समन्वय को सर्वाधिक उपयुक्त बताया। इनका मानना था कि राजतंत्र सामान्य तौर पर चलता है, लेकिन राजतंत्र जब निरंकुश हो जाता है तो वो टिरैनी हो जाती है, निशंस तंत्र हो जाता है और तब कुछ अभिजात्य लोग उसको अपदस्थ करते हैं, वो एरिस्टोक्रेसी होती है। लेकिन एरिस्टोक्रेसी में भी जब गलत लोगों का समावेश होता है तो वो फिर विकृत हो जाता है, मोबोक्रेसी, फिर ओलिगार्ची और ओलिगार्ची के बाद फिर डेमोक्रेसी की बात आती है, लेकिन डेमोक्रेसी को भी वो पूर्णतया उपयुक्त नहीं मानते और डेमोक्रेसी में भी जब दिक्कतें आती हैं तो फिर राजतंत्र आ जाता है, या डेमोक्रेसी में भीड़ तंत्र आ जाता है, मोबोक्रेसी आ जाती है। एरिस्टोक्रेसी का विकृत रूप जब होता है, ओलिगार्ची के रूप में आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची और डेमोक्रेसी, चारों के सामान्य रूप और चारों के अतिवादी रूप उद्धृत किए हैं
और यूनान के नगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ओलिगार्ची और एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची नॉट ओलिगार्ची, पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी के समन्वय को सबसे उपयुक्त बताया है। ये एक खास बात है। इतने छोटे नगर राज्य में भी डेमोक्रेसी कैसे फेल होती है, इसका चिंतन उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाता है कि वर्तमान में भी डेमोक्रेसी में किस प्रकार से दोष दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हम पीछे तो जा नहीं सकते कि डेमोक्रेसी को फिर हम राजतंत्र में ले आवें या एरिस्टोक्रेसी में ले आवें। अब डेमोक्रेसी का ही एक और सटीक और उपयुक्त प्रारूप हमको खोजना पड़ेगा या लोकतंत्र में ही ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा जो वर्तमान सदी के अनुरूप हो। दूसरी बात, ये राज्य को आवश्यक मानते हैं मानव को सभ्य बनाने के लिए। राज्य की संकल्पना पहले है, क्योंकि राज्य के बिना मानव हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक राजनीतिक जंतु है, मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, और एक अच्छे राज्य में ही वो वास्तविक मानव बन सकता है, अब नहीं तो वह जंतु के समान है। तीसरी बात जो इनकी महत्वपूर्ण है, जो और आज अप्रासंगिक सी है, ये पुरुष और स्त्री के बीच अंतर करते हैं और कहते हैं कि पुरुषों में योग्यता अधिक होती है, स्त्रियों में कम होती है, और स्त्रियों की स्थिति पुरुषों में उसी प्रकार से है, पुरुषों के सापेक्ष जिस प्रकार से मालिक और दास की स्थिति है। पुरुषों के इंटेलेक्ट पर, पुरुषों की योग्यता पर वो सवाल करते हैं और पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं, और उनके कार्य विभाजन में दासों का स्थान है, और वो कहते हैं दासों की उपादेयता है, इसलिए दास प्रथा को भी स्वीकार करते हैं और दास को भी संपत्ति के समान मानते हैं। जैसे वो संपत्ति दो प्रकार की मानते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव संपत्ति में जंतु हैं और दास हैं, और निर्जीव में अन्य संपत्तियां। पुरुषों की प्रधानता, स्त्रियों की दोयम स्थिति, दास प्रथा की स्वीकार्यता तत्कालीन समाज के लिए उन्होंने उचित माना। तत्कालीन समाज में कितना उचित रहा होगा ये सोचा जा सकता है, लेकिन आज तो पूरी तरह से यह स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। दास प्रथा और स्त्री पुरुष असमानता की जो बातें करते हैं, हाँ वो नागरिकता की बात करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ की व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया में योगदान दे सकता है वह वहाँ का नागरिक है, जो कि आगे चलकर नागरिकता का स्वरूप आगे चलकर राजनीतिक व्यवस्था में और चिंतन आगे बढ़ा। एरिस्टोटल की कई पुस्तकें हैं, लेकिन दो उनमें सबसे प्रमुख हैं, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र। वह प्लेटो की अकादमी में अध्ययन करने के बाद अपने देश लौट गए थे, अपने नगर राज्य में लौट गए थे, और फिर वहाँ एक उन्होंने विद्यालय खोला था और उसके अध्येता बने थे। मकदूनिया का राजा फिलिप अपने पुत्र सिकंदर को शिक्षा देने के लिए इनको आमंत्रित किया था, और इस प्रकार से ये प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु भी हुए। इन्होंने जब सिकंदर ने मकदूनिया राज्य को विस्तृत करने की बात की और सारे यूनान को जीत लिया और विश्व विजय पर निकला, तो उसका इन्होंने समर्थन किया था, जिससे एथेंसवासी इनसे रुष्ट भी हुए। और सिकंदर की
मृत्यु के बाद इनको भागना पड़ा, यद्यपि इनकी भी शीघ्र 322 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों की चर्चा हमने भारतीय इतिहास की श्रृंखला में भी की। क्यों? क्योंकि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जो पूरे विश्व में बनी, उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। दर्शन में भी, साहित्य में भी, राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, इवन जंतु जीव विज्ञान में भी। इसलिए हम इनकी चर्चा किए और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ भारतीय चिंतकों से और भारतीय तत्कालीन ईसा पूर्व की शताब्दियों की व्यवस्था से हमने तुलना भी की। इसके अतिरिक्त यूनान में बहुत विद्वान थे जिनका नाम हम पिछले वीडियो में लिए हैं, लेकिन पाइथागोरस जिन्होंने रेखागणित का सिद्धांत दिया और शुद्ध शाकाहार का वो करते थे। ज्यामिति का एक प्रमुख सिद्धांत पाइथागोरस का सिद्धांत गणित में या विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं में अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ। और इसके पाइथागोरस भी 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे और एक हेरोडोटस जिसको कि इतिहास का पिता कहा जाता है, वो भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। तो इस प्रकार से यूनान के में विद्वानों की, साहित्यकारों की एक लंबी श्रृंखला रही और उस श्रृंखला में अरिस्टो एक प्रमुख हस्ताक्षर थे, जिनका अध्ययन किए बिना, जिनको समझे बिना राजनीति शास्त्र को पूरी तरह से समझना मुश्किल होता है, और वे राजनीति शास्त्र को एक मजबूत आधार दिए। यद्यपि उनका यथार्थवाद आज के आधुनिक मानवीय चिंतन के धरातल पर काफ़ी कुछ पीछे छोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, काफ़ी कुछ अप्रासंगिक दिखाई पड़ता है, फिर भी उनके तर्क, उनके और तत्कालीन समाज, तत्कालीन व्यवस्था को देखते हुए उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो सदा सदा महत्वपूर्ण रहेगा।